हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूपी प्लस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। इसकी प्लेलिस्ट एक अलग से बनी हुई है चैनल पर। अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखी है तो वहाँ से देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में भी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। What does a business who rents property have to do with it? They say, कंपनी को जो व्यवसायिक किराए पर लेता है उसे क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड, लेसी, लेजर, नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जमींदार कहते हैं पट्टेदार या पट्टेदाता, इनमें से कोई नहीं। अब क्या पूछ रहा है, जो संपत्ति को व्यवसायी जो होगा वो किराए पर जो लेता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा रॉयल्टी अकाउंट मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो उसमें रॉयल्टी अकाउंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कि जो भी जमीन होती है, भूमि होती है या फिर तेल के कुएं हैं, अलग अलग तरह की होती है, जिस भी तरह की चीज को, एसेट को ले रहा है अपने यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अधिकार से वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ वो यूज कर रहा है वहां पर उस जमीन को या उस चीज को, संपत्ति को। तो किराए पर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो ले रहा है व्यक्ति वो क्या कहलाएगा? एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो जो व्यक्ति ले रहा होगा उसको कहा जाता है पट्टेदार। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जो दे रहा होगा उसको पट्टेदाता कहा जाता है। यानी कि अगर मेरी कोई जमीन है जिसको मैं आपको यूज करने के लिए दे रही हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी? पट्टेदाता, और आप क्या हो जाएंगे? पट्टेदार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन्स बाय डीएनएस? डीएनएस का तात्पर्य है, यहाँ पर आपको डीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है। डाटा नेमिंग सिस्टम, डू नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू द इंटरनेट देयर इज अ ट्रांसफर। इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा डैश ट्रांसफर है। कैश, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो फंड ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रिक माध्यम से, तो वहां पर उस जो हम कर रहे होते हैं उस सुविधा को, उस फैसिलिटी को किस तरह का ट्रांसफर कहा जाता है? कि हम कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग के जरिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू हम इजिली इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक वे में जो फंड होता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग लेनी पड़ती है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में, उसके बाद आपको वहां से नेट बैंकिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना काम बहुत ही इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू ड्रॉप द जीएसटी बिल? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी? सर्वप्रथम बिल जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है पहले कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है भारत में कब लागू हुआ। पहला प्रदेश कौन था जहां पर लागू हुआ था और अंतिम प्रदेश कौन था जहां पर जीएसटी लागू हुआ था। कितने टाइप का होता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन के प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ इसके अलग अलग जीएसटी के बारे में। आज जो आपका नया क्वेश्चन आया इसमें क्या है कि जो प्रारूप तैयार किया गया था, एक फॉर्मेट जो तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस समिति के, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, असीम दास गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाकिम अजमल खान। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कि कौन इसके अध्यक्ष थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो बहुत पहले के टाइम की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, क्योंकि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपको बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जी जो थे वो हमारे जो जीएसटी के लिए कमेटी तैयार की गई थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है 161 कंट्री है, यानी कि 161वां देश है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अबोलिश्ड बाय जीएसटी? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें से कौन सा कर जो है वो जीएसटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब वो कर नहीं लगाया जाता बल्कि उसकी जगह पर जीएसटी लगाया जाता है। कौन सा कर है वो? तो आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है
उन सारे टैक्सेस को हटा करके अब उन सब की जगह पर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा, तो सर्विस टैक्स जो है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पर जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत ये भी शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट? किस प्रणाली के तहत अंतिम किस्त के भुगतान पर स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है? इंस्टॉलमेंट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, हायर परचेज, कैश सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड होता है, कौन सा ऐसी सिस्टम होता है जिसमें जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तभी हमारा जो वो होती है, जो भी चीज़ के लिए हमने लिया है, कोई भी वस्तु किराए पर जो ली है या फिर जो हमने खरीदी थी, परचेस करी थी, उसकी जब हम आखिरी किस्त दे देते हैं तब हमारा वो कंप्लीट होता है और हमको ओनरशिप ट्रांसफर होती है। कौन सी प्रणाली इसमें से? तो ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज में से ही होगा, बाकी क्रेडिट सिस्टम, कैश सिस्टम में तो है नहीं। तो आपको मैं ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अलग से आपकी जो आई थी क्लासेस इसमें तो मैंने पढ़ाए थे यहाँ पर। तो कौन सी वो हो जाती है, जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें ये रहता है कि जब आप लास्ट पेमेंट करते हैं तभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है उसमें पहले किसके साथ ही जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, वो हस्तांतरित हो जाती है जो व्यक्ति उसको परचेस करता है। लेकिन जो हायर परचेज सिस्टम होता है, नाम से क्लियर है, किराया, इसीलिए मैंने बोला था रेंट पर। तो इसमें जो किराए पर लिया जाता है, तो जब इसकी आखिरी किस्त को चुका दी जाएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। 136, 144, 72, 120। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपने अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसी से ये लिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि क्या होता है। कोई एक की संख्या लीजिए, एक्स मान लीजिएगा उससे, और उसके 1/3 और 1/4 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उस संख्या के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा। पहले तो इसमें यही देख लीजिएगा कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्गमूल है किसी का। आंसर बहुत सिंपल है, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या यहाँ पर दे रखी है जो वर्गमूल है। कभी कभी जरूरी नहीं होता पूरा सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल सा होता है, सिर्फ आंसर देख के भी टिक हो जाता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ ऐसी संख्या होंगी जिसका वर्गमूल यहाँ पर दशमलव में आएगा, तो दशमलव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बस एक बार में देख करके जवाब देने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी बच्चे मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम इज नोन एज। वित्तीय प्रणाली और वित्तीय प्रणाली समाविष्ट करने वाली संस्थाओं को किस रूप में जाना जाता है? ब्रेन ऑफ द कंपनी, हार्ट ऑफ द कंपनी, माइंड ऑफ कंपनी, ब्लड ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो वित्तीय प्रणाली है या फिर जो वित्तीय प्रणाली से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको किस रूप में जाना जाता है या वो क्या है? अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क है, हृदय है, मन है या फिर रक्त की तरह होती हैं। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फिर जो वित्तीय प्रणाली हमारी होती है उसको चलाती हैं जो संस्थाएं, वो एक तरह से अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क मानी जाती हैं, ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी होती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो की बात हो रही है एक बड़े स्तर पर, लार्जर स्तर पर, वो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जा रही है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म या एक कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम की बात नहीं हो रही है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वो संस्थाएं क्या हो जाती हैं, ब्रेन ऑफ द कंपनी कहलाती है। एक आंसर ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी कहलाती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संस्थाएं होती क्या है, तो मेनली इन संस्थाओं का काम होता है ये कैसे एक अच्छे ढंग से, एक नियोजित ढंग से जो वित्त है, जो फाइनेंस है, वो अलग अलग संस्थाओं तक, व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। कैसे उसका ये कह सकते हैं एक्सचेंज होता रहे मार्केट में, क्या क्या नीति उसके लिए बनाई जाएगी, किस तरह से काम किया जाएगा, उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी मीन्स, प्लास्टिक मनी से तात्पर्य है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लास्टिक मनी आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों को ही शामिल किया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मैक्सिमम अमाउंट एन इंडिविजुअल कैन क्लेम फॉर इंटरेस्ट इनकम इज डैश। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 TTA के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिकतम डैश तक की राशि के लिए ब्याज आय हेतु दावा कर सकता है। 5,000, 15,000, 20,000, 10,000। ये जो आपकी सेक्शन दे रखी है 80 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ग्रेजुएशन में मैं लोग बच्चों को पढ़ाती थी तो वहाँ पर भी जब टोटल इनकम निकालने के बाद वो टैक्सेशन निकालते थे तो अक्सर गलती यही पर हो जाती थी कि उनका सही आंसर नहीं आता था, क्योंकि ये वाली जो धारा होती है ना उसको लगाना भूल जाते थे, ये सेक्शन लगाना भूल जाते थे, तो यहाँ पर जो कटौती मिलती थी उससे अमाउंट ज्यादा आ जाता था, टैक्स करेक्ट नहीं होता था। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए,
तो यहाँ पर जो इसमें 80 TTA के अंतर्गत छूट मिलती है वो हो जाती है 10,000 की, 10,000 की पूरी छूट दी जाती है जो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल करके आएगी। तो वहाँ पर जो सी से 80U तक की कटौतियाँ दी जाती हैं, 80C से 80U तक की, आपको पता ही होगा 80C से 80U तक की इसमें डिडक्शन जो दी जाती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से, ये ध्यान दीजिएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसमें से 80C से 80U तक की डिडक्शन देते हैं। डिडक्शन देने के बाद हमारी क्या निकल के आती है, टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स उस अलग अलग दे रखे होते हैं, 5%, 10%, 15%, जो भी कर निर्धारण चल रहा होता है असेसमेंट ईयर, उसमें जो भी दरें चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसएससी इज एलिजिबल टू claim deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC of Income Tax Act 1961। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए पात्र है? इंडिविजुअल एंड फर्म, ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड HUF फर्म। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निर्धारित या फिर जो करदाता है, जिसको जो कर चुका रहा है, कुछ पेंशन फंड में जो पेंशन फंड्स होती है उसमें जो किया जा रहा है, योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 80CCC के अंतर्गत उसको कितनी कटौती, किसको कटौती दी जा सकती है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें किसको कटौती मिल सकती है, सिर्फ जो इंडिविजुअल फर्म होती है उसको ही कटौती दी जाएगी और किसी को कटौती नहीं दी जाएगी। जो 80CCC सेक्शन दे रखा है वो फंड से रिलेटेड ही होता है, और जो 80CCC सेक्शन दे रखा है वो पेंशन से रिलेटेड ही होता है। जो पेंशन के संबंध में कटौती दी जाती है वो इसी धारा के अंतर्गत दी जाती है। और जो पेंशन किसको मिलती है, पेंशन किसी कंपनी या फर्म को तो मिलती नहीं, एक व्यक्ति को ही मिलती है ना। तो सिंपल लॉजिक बैठता है कि ओनली इंडिविजुअल। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs नॉट कैरिंग और बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। डैश उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो किसी भी स्वामित्व के तहत व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे हैं। यानी कि नीचे आपके जो दे रखे हैं ऑप्शन में ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है उसके जो ITR फॉर्म होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति या फिर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF है जो कि काम जो कर रहे हैं वो बिजनेस जिनका काम नहीं है या फिर कोई पेशा नहीं कर रहे हैं, तो उनको कौन सा इसमें से ITR भरना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सा ITR होता है, वो ITR 2 होता है जो उनको भरना होता है अगर वो कोई भी व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे होते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 192A नॉट अप्लीकेबल इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट टू द पे इज लेस देन डैश। धारा 192 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से भुगतान पर TDS लागू नहीं होता है यदि प्राप्तकर्ता को इस तरह के भुगतान की कुल राशि डैश से कम है। 50,000, 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, PF जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, तो वहाँ पर TDS लागू नहीं होगा। कब लागू नहीं होगा कि कितनी राशि उसे मिलेगी जब वो TDS जो होता है वो लागू नहीं होगा, तो कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर कितनी राशि होती है, वो 50,000 होती है, 50,000 की होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर 50,000 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर 10% का TDS दिया जाता है, 10% की TDS की कटौती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्राइमरी डील्स विद द डिडक्शन फॉर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए कटौती से संबंधित है। हाउस रेंट, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, डोनेशन टुवर्ड्स सोशल कॉजेज, होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स। यहाँ पर पूछ रहा है जो 80EE है सेक्शन, वो सेक्शन के संबंध में किस संबंध से कटौती के बारे में बताती है। तो ये जो धारा है वो बताएगी आपकी होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स, यानी कि जो पहली बार घर के मालिकों के लिए होम लोन लेते हैं उससे रिलेटेड होती है। जो अपने आवास के लिए, आवासीय गृह के लिए, संपत्ति के लिए ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो वहाँ पर छूट दी जाती है उससे संबंधित। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ 80E कहा हो, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में ये भी दे रखा है ना, बी पॉइंट जो कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए ऋण, तो हायर स्टडीज के लिए जो लिया जाता है वो सेक्शन आपकी 80E होती है। अगर 80EE पूछेगा तो वहाँ पर जो होता है, जो
होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए दिया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान में रखिएगा 80E पूछा गया है या 80EE पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड इन, आयकर की दरें निर्दिष्ट हैं। यहाँ पर पूछ रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू जो दरें होती हैं वो उसे कौन निर्दिष्ट करता है, कौन लगाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम में सर्कुलर ऑफ CBDT। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स की रेट, क्योंकि आपको पता ही है कि हर साल चेंज हो जाती हैं, तो वो नई दरें जो आती हैं तो वो किसके द्वारा लगाई जाती हैं, कौन उन्हें निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है कि क्या दरें होंगी, तो उसे फाइनेंस एक्ट जो होता है, वित्त अधिनियम जो होता है, उसके थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। तो काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक्ट अधिनियम लगा देंगे या तो CBDT लगा देंगे, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो फाइनेंस एक्ट होता है। जो वित्त मंत्री होता है, हर साल एक वित्त विधेयक पेश किया जाता है, उसमें ही सारी चीजों में संशोधन भी होता है, किसी भी तरह का या फिर कर की दरें है उसमें बदलाव किया जाता है, तो उसके द्वारा ही ये काम होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द SSC आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है कितने तरह के होते हैं, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया भी हुआ है। 3 तरह के होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक हो जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी, दूसरा हो जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा हो जाता है नॉन रेजिडेंट। साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, ये 3 तरह के होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कैसे पता चलता है कि वो क्या है, किसी भी गत वर्ष में, किसी भी प्रीवियस ईयर में, वो कैसे पता चलता है, जो आपकी बेसिक कंडीशंस होती हैं और जो एडिशनल कंडीशंस होती हैं क्या होती हैं, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वही नहीं वो वीडियोस देखी है क्लासेस की, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, देख लीजिएगा, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स इज अ, कर की वापसी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, कैपिटल रेवेन्यू, लायबिलिटी। कर की वापसी यानी कि टैक्स अगर किसी चीज पर ज्यादा चुका दिया गया है और वहां पर अगर वापस आ रहा है, वो टैक्स की रिफंड हो रहा है, तो वो किस तरह की इनकम मानी जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो टैक्स अगर रिफंड हो रहा है तो वो गैर प्रचालन आय होती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाम से क्लियर हो रहा है, गैर प्रचालन जो बिजनेस एक ऑपरेट होता है, जो भी चीज को सेल कर रहे हैं या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग चार्जेस उसके अलग हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा या ऑपरेटिंग उससे इनकम के अलावा अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है। और रिफंड हो रहा है टैक्स का, तो वो आपकी ऑपरेटिंग बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड तो है नहीं, तो इसलिए उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर एजुकेशन। आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है। 80E, 80DD, 80G, 80U। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, जब हमने 80EE की बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक 80E भी होती है। और 80E किस लिए दी जाती है, जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो उसके संबंध में जो ब्याज के संबंध में कटौती होगी, तो वो प्रावधान जो किया गया है वो 80E के अंतर्गत किया गया है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 16 subsection 2 of the Income Tax Act 1961 first dash is included in the salary and after that exemption is allowed। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 सबसेक्शन 2 के अनुसार पहले डैश को वेतन में शामिल किया जाता है और उसके पश्चात छूट अनुमन्य हो जाती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो ये किसके संबंध में दी जाती है, जो आपकी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है। ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है, मनोरंजन भत्ता, उससे रिलेटेड होती है। एक चीज पर ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके संबंध में ही इसको फिर निकाला जाता है। निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, 3 पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जो सबसे कम होता है उसको छूट दी जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें जो बनता है वो हो जाता है एक्चुअल जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है। सेकेंड पॉइंट हो जाता है 20% ऑफ सैलरी और थर्ड पॉइंट हो जाता है 5000 रुपीज। तीनों में से जो सबसे कम होता है उसकी डिडक्शन दे दी जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स इसके बनते हैं। और ये सिर्फ डिडक्शन जो दी जाती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दी जाती है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनको नहीं दी जाती। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इनकम टैक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत डिटेल में है। जो इनकम टैक्स की बुक है उसमें अगर आपने पढ़ी है, मैंने तो इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही है इनकम टैक्स। आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कॉमर्स में कौन सा है मुझे कमेंट करिएगा। मेरा फेवरेट तो इनकम टैक्स है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Their educational institutional is maintained and owned by the employer. Cost of such education in a similar institution is in or near the locality minus amount recovered from the employer would not be regarded as a requisite if the value of benefit per child doesn't exceed dash. जब शैक्षिक संस्थान का रखरखाव और स्वामित्व नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी तरह के संस्थान में या उसके आसपास ऐसे शिक्षा की लागत को घटाकर कर्मचारी से वसूल की गई राशि को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा यदि प्रति बच्चे का मूल्य डैश से अधिक नहीं है। 5,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, शिक्षा की सुविधा की बात हो रही है, एजुकेशन की जो पर साइड अनुलाभ दिया जाता है, शिक्षा अनुलाभ जो होता है उसकी बात की जा रही है। एक हो जाता है शिक्षा भत्ता और एक हो जाता है शिक्षा अनुलाभ। तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो शिक्षा अनुलाभ की जा रही है, ना कि शिक्षा भत्ते की जा रही है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ सुविधा की बात करी जा रही है, ना कि भत्ते की बात की जा रही है। यहाँ पर जो शिक्षा अनुलाभ होता है उसके संबंध में जो कटौती दी जाएगी वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 5,000 दी जाएगी, 12,000, 3,000 या फिर 1,000। तो इसके संबंध में जो कटौती दी जाती है वो 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है, और दी जाती है 1,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी टोटल वार्षिक बनेगी 12,000 की। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शिक्षा अनुलाभ की, जो आपका एजुकेशनल परसाइड है उसकी बात की जा रही है। और ये किसमें शामिल किया जाता है, तो ये शामिल जो किया जाएगा वो सैलरी में आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय में आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम शिक्षा सुविधा की बात करें तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात कीजिए अनुलाभ की नहीं हो रही होती, शिक्षा की सुविधा की हो रही थी, यहाँ पर साफ साफ अनुलाभ पर दे ही रखा हुआ है, तो कंफ्यूजन कोई है ही नहीं, साफ साफ क्लियरली यहाँ पर देखिएगा कि बताया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है कि भत्ता है अनुलाभ। और अगर बात भत्ते की जा रही है तो 300 पर मंथ होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर भत्ते को पूछा जाएगा तो जो भत्ता होता है यानी कि अलाउंस होता है वो 300 पर मंथ होता है, और ये भी आपका क्या होता है, 2 बच्चों तक होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर C&AG एक्ट 1971 द टेनर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज। C&G अधिनियम 1971 के अनुसार महालेखा नियंता की पदावधि होती है 4 ईयर्स की, 5 ईयर्स, 6 ईयर या फिर 7 ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो महालेखा नियंता होता है, जो कैट जिसे बोला जाता है, उसकी जो पदावधि होती कितनी होती, तो मोस्टली 5 साल की होती है, 5 ईयर्स की होती है, तो आप लोग वही आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने टाइम की पदावधि होती है, तो यहाँ पर जो पदावधि हो जाएगी वो होती है 6 ईयर की, 6 वर्ष की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कैग होता है उसको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा पहली बात तो नियुक्ति होती है, ध्यान में रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो उसको नियुक्त करता है, और टाइम जो अवधि होती है, उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of the following is an inherent limitation in internal control? इनमें से कौन सा विकल्प आंतरिक नियंत्रण में एक अंतर्निहित परिसीमन है? Incompatible duties, असंगत कर्तव्य, lack of an audit committee, लेखा परीक्षा समिति का अभाव, lack of segregation of duties, कर्तव्य के पृथक्करण का अभाव, faulty human judgment, दोषपूर्ण मानवीय निर्णय। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण जो होता है, इंटरनल कंट्रोल जो होता है, उसमें कौन सा एक सीमा होती है उसकी, कि जब हम इंटरनल कंट्रोल एक किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या उसकी लिमिटेशन हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिमिटेशन होती हैं उसकी, कि यहाँ पर असंगत कर्तव्य या फिर लेखा परीक्षा समिति का अभाव, कर्तव्य पृथक्करण, ये इससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा इसका जो होता है अंतर्निहित परिसीमन वो हो जाता है ह्यूमन जजमेंट, मानवीय निर्णय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम ऑडिट रिफर्स टू एन ऑडिट कंडक्टेड। अंतरिम अंकेक्षण बताता है इन 2 डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स, 2 भिन्न लेखा वर्षों में किए गए अंकेक्षण को, इन बिटवीन 2 स्टेटरी एनुअल ऑडिट विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी लेखावधि में 2 वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के लिए के बीच में किए गए अंकेक्षण को, इन बिटवीन 1 स्टेटरी ऑडिट एंड एन इंटरनल ऑडिट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी लेखावधि में एक वैधानिक अंकेक्षण एवं एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को, या फिर नन ऑफ द अबव। आपने इंटरिम डिविडेंड सुना होगा, आपने इंटरिम जो बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो सुने होंगे, कि कभी कभी अगर वर्ष के बीच में ही
जो लाभांश होता है, डिविडेंड होता है, वो देना पड़ जाता है, घोषित करना होता है। इस वजह से तो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो भी बना लिए जाते हैं। तो जब अंकेक्षण की बात आएगी तो अंकेक्षण भी खुद इसी से जुड़ा हुआ होता है कि जब वित्तीय वर्ष के बीच में ही लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन बिटवीन टू स्टेटरी एनुअल ऑडिट, यानी कि दो वैधानिक अंकेक्षणों के बीच में जो अंकेक्षण कराया जा रहा है वही हो जाता है आपका इंटरिम ऑडिट या फिर अंतरिम अंकेक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स टू असिस्ट देम इन डैश। लेखा विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को उनकी सहायता के लिए आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्लानिंग, कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है, जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो तो एनुअल मीटिंग जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है। लेकिन जो इंटरनल जो होता है, इंटरनल चेकिंग अगर हो रही है तो वहां पर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो जो सबमिट की जाती हैं वो किस वजह से या किस विभागों की सहायता के लिए, जो लेखा विभाग द्वारा जो सबमिट की जाएगी किस विभाग की सहायता के लिए दी जाती है। तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, एक अच्छा नियोजन बनाए रखा जाए, एक अच्छे ढंग से कार्य हो सके, तो इसके लिए दी जाती है। तो मेन इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा प्लानिंग एंड कंट्रोल, योजना निर्माण और नियंत्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक आते हैं आप लोगों के, लाइक जरूर क्या करिए और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। अगर देख रहे हैं आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।